दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। एक तरफ हमारा भारत, जिसे दुनिया की सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके पास दुनिया की एक चौथाई दौलत थी, विशाल सेनाएं थी और बड़े बड़े शूरवीर राजा थे। और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के पार एक छोटा सा टापू ब्रिटेन, जिसके पास न तो हमारे जितने संसाधन थे और न ही इतनी बड़ी आबादी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुट्ठी भर गोरे लोग जहाज़ों में बैठकर आए और उन्होंने इस विशाल महाद्वीप को अपने मुट्ठी में कैद कर लिया? क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी? जी नहीं। अंग्रेजों ने भारत को किसी तलवार या तोप के दम पर नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक मास्टर प्लान, कूटनीति और हमारे ही लालच के दम पर गुलाम बनाया, जिसे आज समझना बहुत जरूरी है। यह कहानी किसी एक दिन की नहीं है, जिसे भारत की रगों में बहुत धीरे धीरे उतारा गया था। और जब तक हमें इसका एहसास हुआ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी ने दुनिया की सबसे अमीर देश को खरीद लिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 में। ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका मकसद राज करना नहीं था, उसका मकसद था भारत के मसालों, रेशम और सूती कपड़ों का व्यापार करके अमीर बनना। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस और बाद में 1615 में सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दबाव में पहुंचे। उस वक्त मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत पर था। अंग्रेजों की हैसियत मुगलों के सामने एक मामूली कीड़े जैसी थी। थॉमस रो ने जहांगीर के सामने सिर झुकाकर, गिड़गिड़ाकर भारत में व्यापार करने और फैक्ट्रियां लगाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने मुगलों को यूरोप के महंगे तोहफे दिए और बहुत ही मासूमियत नाटक किया। जहांगीर को लगा कि ये गोरे व्यापारी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, उल्टे इनसे हमें टैक्स ही तो मिलेगा। और यही मुगलों से इतिहास की सबसे बड़ी भूल हो गई। अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने ठिकाने बना लिए। उन्होंने धीरे धीरे इन फैक्ट्रियों की किलेबंदी शुरू कर दी और अपनी सुरक्षा के नाम पर कुछ हथियारबंद गार्ड रख लिए। भारत को पता भी नहीं चला कि कब ये फैक्ट्रियां सैन्य अड्डों में बदल गई। अंग्रेज 150 साल तक चुपचाप व्यापार करते रहे और सही मौके का इंतजार करते रहे। और यह मौका उन्हें मिला 1707 में, जब ताकतवर मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत हो गई। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। दिल्ली कमजोर हो गई और पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मराठा, सिख, राजपूत और मैसूर के सुल्तान, ये सब अपनी अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भारत उस समय कोई एक देश नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोहल्ला था जहां हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन था। अंग्रेजों ने इस स्थिति को बहुत गौर से देखा। उन्हें समझ आ गया कि इन भारतीयों को हराने के लिए बाहर से सेना लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें आपस में लड़वा कर ही जीता जा सकता है। उन्होंने देखा कि भारतीय राजाओं में राष्ट्रवाद या देश प्रेम जैसी कोई भावना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी गद्दी और अपनी रियासत से मतलब है। और यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजों का असली खेल। भारत की गुलामी के दस्तावेज पर जिस दिन पक्की मोहर लगी, वह दिन था 23 जून 1757।
इसे हम प्लासी युद्ध कहते हैं। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। वहाँ के युवा नवाब सिराजुद्दौला को जब अंग्रेजों की चालाकी समझ आई तो उसने कलकत्ता में अंग्रेजों के किले पर हमला कर दिया और उन्हें भगा दिया। इसके जवाब में मद्रास में एक बेहद चतुर और शातिर अंग्रेज अधिकारी भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि सिराजुद्दौला की विशाल सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन है। क्लाइव ने नवाब के सबसे खास सेनापति मीर जाफर को लालच दिया कि अगर तुम युद्ध में नवाब को धोखा दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। मीर जाफर गद्दी के लालच में अंधा हो गया और उसने अपनी ही मातृभूमि का सौदा कर लिया। प्लासी के मैदान में युद्ध सिर्फ नाम का हुआ। सिराजुद्दौला की सेना ने मीर जाफर के इशारों पर हथियार डाल दिया। नवाब मारा गया। यह कोई सैन्य जीत नहीं थी, यह एक कारपोरेट टेक ओवर था। इस धोखे के साथ ही ईस्ट इंडियन कंपनी रातों रात एक व्यापारी से किंग मेकर बन गई। उन्होंने बंगाल के खजाने को पूरी तरह लूट लिया और इसी लूटे हुए पैसों से अपनी एक विशाल सेना खरीद कर ली, जिसमें ज्यादातर सैनिक भारतीय ही थे जो चंद रुपयों के लिए अंग्रेजों की नौकरी करने लगे थे। बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए बंदूक से ज्यादा कागज और कलम का इस्तेमाल किया। लॉर्ड ब्लेजली ने एक बहुत ही खौफनाक सिस्टम बनाया जिसे सहायक संधि कहते हैं। अंग्रेज किसी भारतीय राजा के पास जाते और कहते, महाराज, आपका पड़ोसी राजा आप पर हमला करने वाला है, आप हमारी शानदार और आधुनिक ब्रिटिश सेना किराए पर ले लीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। राजा डर के मारे अंग्रेजों की सेना अपने ही राज्य में रख लेता, लेकिन शर्त यह था कि सेना के पूरा खर्च राजा उठाएगा और राजा बिना अंग्रेज की इजाज़त के किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं कर सकता। धीरे धीरे सेना का खर्च इतना बढ़ जाता कि राजा कर्ज में डूब जाता और फिर अंग्रेज कहते कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम आपका आधा राज्य कब्जे में ले रहे हैं। अवध और हैदराबाद जैसे बड़े राज्यों को इसी तरह बिना खून बहाए निगल लिया गया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की। इसके तहत अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वह किसी बच्चे को गोद लेकर राजा नहीं बना सकता। राजा के मरते ही वह पूरा राज्य सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी क्रूर कानून के तहत झांसी, सत्तार और नागपुर जैसे रियासतों पर कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी। अंग्रेजों का मकसद भारत पर राज करके यहाँ का विकास करना नहीं था, उसका मकसद था भारत को चूसना, ब्रिटेन को अमीर बनाना। इसके लिए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भारत उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़ा बनाता था। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारत के बुनकरों पर भारी टैक्स लगा दिया और उनके अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वे कपड़ा न बुन सके। भारत से कच्चा माल, कपास, कौड़ियों के दाम पर ब्रिटेन भेजा जाता। वहाँ की मशीनों में कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा भारत लाकर महंगे दामों पर बेचा जाता। जो भारत दुनिया को कपड़ों बेचता था वो अब ब्रिटेन से कपड़े खरीदने वाला बाजार बन गया। किसानों की हालत तो और भी दर्दनाक थी। अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लागू किया। किसानों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बनाकर रख दिया गया। उन्हें अनाज उगाने के बजाय नील, अफीम और कपास उगाने के लिए मजबूर किया गया।
अकाल पड़ रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन अंग्रेज अपना टैक्स निर्ममता से वसूल रहे थे। दादा भाई नेरोजी ने इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था, यानी स्पंज की तरह गंगा के किनारे से सारी दौलत सोखना और टैक्स नदी लंदन के किनारे निचोड़ देना। लूट और जुल्म की यह कहानी 1857 तक आते आते एक ज्वालामुखी बन गई। मंगल पांडे और लाखों सैनिकों, किसानों और राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया, जिसे हम 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं। लेकिन हमारे पास कोई एक राष्ट्रीय नेता नहीं था, योजना की कमी थी, और दुख की बात है कि कई भारतीय राजाओं जैसे ग्वालियर के सिंधिया और पटियाला के राजा ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। इस गद्दारी की वजह से क्रांति कुचल दी गई। 1857 के बाद ब्रिटेन की संसद को समझ आ गया कि एक कंपनी इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकती, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे खत्म कर दिया गया और भारत का राज सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। अब तक हम शारीरिक रूप से गुलाम थे, लेकिन इसके बाद लॉर्ड मौकाले की शिक्षा नीति ने हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया। उसने कहा कि हमें एक ऐसा गर्व तैयार करना है जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच और पसंद से अंग्रेज हो। हमारी गुरुकुल परंपरा को नष्ट कर दिया गया और हमें यह यकीन दिलाया गया कि हमारी संस्कृति पिछड़ी है और पश्चिमी महान है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो अंग्रेजों ने भारत को अपनी ताकत से नहीं बल्कि हमारी कमजोरी से जीता था। हमारी आपसी फूट, हमारे कुछ लालची गद्दार जैसे मीर जाफर, हमारे राजाओं का दूरदृष्टि न होना और राष्ट्रवाद की कमी, ये वो दिमाग थे जिन्होंने सोने की चिड़िया को अंदर से खोखला कर दिया था और अंग्रेज ने बस एक धक्का दिया, उसे गिरा दिया। इतिहास सिर्फ बीती हुई बातें नहीं है, यह आने वाले कल के लिए एक चेतावनी है। आज भी अगर हम धर्म, जाति, भाषा या राज्यों के नाम पर आपस में लड़ेंगे तो कोई न कोई नया ईस्ट इंडियन कंपनी हमारे दरवाजे पर आकर फिर से फायदा उठा लेगा। एक देश की ताकत उसकी सेना या खजानों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की एकता में होती है। अगर हम एक हैं तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना में किस तरह बदलाव किए ताकि भारतीय दोबारा विद्रोह न कर सके? क्या आपको लगता है कि अगर मीर जाफर ने धोखा नहीं दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।